नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। मोदी कैबिनेट का विस्तार कल शाम को ही होगा। कल शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी कैबिनेट की बैठक भी होगी और उसमें कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा उसका ऐलान किया जाएगा। कल ही सभी कैबिनेट मंत्री शपथ भी ले लेंगे। यही है प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली। तमाम कयासों के बीच चौंकाने वाली खबर हमेशा सामने आती है। क्या वो फैसला करते हैं, इसकी पूरी जानकारी किसी को तब तक नहीं होती जब तक वो खुद नहीं चाहते, और यही इस मामले में दिख रहा है। अब तक जो बातें सामने आ रही थी उसके मुताबिक परसों की सारी बातें थी, 8 तारीख की बात थी, मगर अब खबर आ रही है कि कल ही शाम 6 बजे हो जाएगा कैबिनेट का विस्तार। हो चुका फैसला, लग गई मुहर, बड़ी बैठकें सारी हो चुकी, तय हो गए हैं चेहरे और कल वो सामने भी आ जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से शबाब और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सुनील नप्रभात मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो दिल्ली से अनूप, आप बताइए, ये जो खबर अब सामने आ रही है तो इसका मतलब कि वो लिस्ट तो अब फाइनल हो चुकी होगी। कौन कौन से चेहरे कल सामने आएंगे? देखिए, बिल्कुल अजय, आपने सही कहा, लिस्ट तैयार और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही अनूप, आप ठीक से नहीं जुड़ पाए हैं। आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन शबाब आप जरा बताइए कि उम्मीदें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लखनऊ को भी और देहरादून को भी, क्योंकि लखनऊ में माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए चुनाव पर निशाना होगा। तो किन लोगों को उम्मीदें हैं यूपी से? बिल्कुल, देखिए, ये कैबिनेट का विस्तार जो है मोदी मंत्रिमंडल का, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। अभी अगर सूत्रों की माने, जिनसे हमारी भारतीय जनता पार्टी में नेताओं से जिनसे भी बात हो पा रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये मोटा मोटा मान के चलिए कि यूपी से 10 नेताओं को जो है 10 लोगों को मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इनमें जाति विशेष का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। कई नेता इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। अगर बड़े बड़े नामों की मैं चर्चा करूं तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि 10 चेहरे शामिल हो सकते हैं यूपी से। ये अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज है। क्या 10 कयास अब 10 चेहरों के लिए है यूपी से? अब बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश की सियासत पे है, क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। जो खबरें दिल्ली से छनकर आ रही हैं उसके मुताबिक करीबन 20 से 22 लोगों का विस्तार हो सकता है। लगभग 4 से 5 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनकी छुट्टी हो सकती है। इस तरीके की खबरें हैं जिनमें 22 चेहरों में उत्तर प्रदेश से 10 चेहरों के नाम हैं। और अगर जाति विशेष की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि दलित वोटों के लिए, चूंकि मायावती अब उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का कोई बड़ा चेहरा रह नहीं गई है, बसपा कमजोर हुई है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। इसलिए एक दलित चेहरे को जरूर मौका मिलेगा, मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का नाम चल रहा है, अनुप्रिया पटेल का नाम चल रहा है। वो अपने पति के साथ अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुकी हैं। इसके अलावा प्रवीण निषाद के बेटे जो हैं सांसद, उनको भी जो है वो मोदी कैबिनेट में जो है वो जगह मिल सकती है। इसके अलावा कानपुर से सांसद रहे सत्यदेव पचौरी को जगह मिल सकती है। ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर के बहुत तेजी से इस समय उत्तर प्रदेश में जो है वो नामों की चर्चाएं बहुत तेज हैं। और मोटे मोटे तौर पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 52 सदस्यों का कैबिनेट जो है मोदी का, उसमें 10 चेहरे जो हैं वो यूपी से शामिल किए जा सकते हैं। और प्रवीण निषाद की बात जैसा कि मैंने आपको बताई, और चूंकि प्रवीण निषाद का नाम इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत जो है निषाद समुदाय को लेकर के यूपी में सियासत रही है। रीता बहुगुणा जोशी का नाम है। एक और नाम है बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी का। ब्राह्मण चेहरों के तौर पर 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें सत्यदेव पचौरी का नाम है, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का नाम है और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है। इसके अलावा बिल्कुल बड़ी जो जानकारियां दे रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं इसमें जो है तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सुनील नप्रभात देहरादून से जुड़े हुए हैं। सुनील, उत्तराखंड को भी तो ऐसी उम्मीदें होंगी, यहां तो पहले ही बहुत उठापटक। बिल्कुल अजय, उत्तराखंड से
तीन नामों की खासतौर पर चर्चा है, जिसमें सांसद अजय भट्ट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम भी चर्चाओं में। और सबसे टॉप में अगर हम बात करें तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि निवर्तमान जो अभी निवर्तमान हुए हैं मुख्यमंत्री एवं सांसद तीरथ सिंह रावत, उनका नाम सबसे टॉप में बताया जाए कि उनको केंद्र कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले उनको सांसद से उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री लाया गया, लेकिन फिर 4 महीने के अंदर उनकी विदाई हुई, उससे एक ये पूरी जो सियासी हलचल इस बीच रही कि आपको 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलने पड़े, उसके चलते जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर उस नेगेटिव इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये चुनावी साल है, मार्च में यहाँ पर चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। इसको देखते हुए भी तीरथ सिंह रावत के कयास लगाए जा रहे हैं और खुद तीरथ सिंह रावत अभी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको 4 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में कंप्लीट करने के बाद उनको हटा दिया गया था, तो उनके जो समर्थक हैं उनमें भी एक निराशा का भाव है और लंबे समय से एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिस तरह से पहले भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि उनको केंद्र में ले जाया जा सकता है। उनके नामों की भी चर्चा है। और तीसरे सांसद हैं नैनीताल से अजय भट्ट। आज दिल्ली में जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि यदि उनको कोई दायित्व मिलता है तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अजय, उत्तराखंड के लोगों को भी उम्मीद है कि उनकी झोली में भी जरूर कुछ न कुछ इस केंद्रीय कैबिनेट में आ सकता है। जी अनूप, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? जी बिल्कुल अजय, बताइए। प्लीज बताइए हमें, आप असल बातें तो आप बताएंगे, दिल्ली में चल क्या रहा है? कल ही हो जाएगा विस्तार मंत्रिमंडल का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अब साफ हो गया है कि कल 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इस पर मुहर लग गई है। और तमाम नेताओं को जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है, उनको पार्टी की तरफ से फोन भी बजाता जा रहा है। हालांकि अजय, आप भी जानते हैं कि जब तक शपथ नहीं ले लेते नेता उस बात का खुलासा नहीं करते। ऐसे में अगर किसी भी नेता से अगर आप बात करें और उनसे पूछे कि क्या आपके पास फोन आ गया, तो वो मना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। लेकिन आप इन सब के बीच आपने ये जरूर देखा होगा कि तमाम नेता जो दिल्ली में आमतौर पे होते नहीं है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उन नामों पर मुहर लग चुकी है। देखिए, इस मंत्रिमंडल में जो 2 बातों पर खास जोर दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। पहला कि जो चुनावी राज्य है उस पे प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उनकी नुमाइंदगी बढ़ाई जा रही है। दूसरा जो सहयोगी पार्टियां हैं जिसकी नुमाइंदगी नहीं थी। देखिए, शिवसेना और अकाली दल जो कि एनडीए का एक पुराना घटक दल रहा है, उनके जाने के बाद जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी भी इस मोदी मंत्रिमंडल में बढ़ाई जाएगी। तो ये 2 बातें जो है खास तौर पर उभर कर आ रही है। जहां तक अगर हम चुनावी राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मुख्य तौर पर उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अजय, सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन दोनों राज्यों से कुछ चौंकाने वाले भी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। संभावना है कि कोई जाति विशेष के जो बड़े मंत्री हैं उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है इन दोनों राज्यों से। उनकी जगह पर किसी यंग को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, और चौंकाने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की यही कार्यशैली है। तो ये जो बड़ा भारी भरकम मंत्रिमंडल में फेरबदल या कहें विस्तार हो रहा है, तो इसमें भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती है। और पहले तो यही कि कल ही विस्तार होने जा रहा है, सूत्र हमें अब यही बता रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। तो ये बड़ा फेरबदल, और इसी के साथ आज एक पहले ही बड़ा फेरबदल हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त कर दिया। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि किस किस राज्य की जिम्मेदारी किसे किसे मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कई राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच अचानक हुए इस परिवर्तन से सियासत में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक देश के कुछ राज्यपालों को ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों में भेजा गया है, जबकि कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले को ट्रांसफर करके गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है।
बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया है। राज्यपालों में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC कम्युनिटी से लोग हैं। साथ ही महिला राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नई नियुक्ति में देश के बड़े दलित नेता थावरचंद गहलोत को ही कर्नाटक राज्यपाल बनाया गया है। वहीं ST कम्युनिटी से मंगू भाई पटेल को बनाया गया है, जबकि रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, गंगा प्रसाद चौरसी आदि नेताओं को OBC कम्युनिटी से राज्यपाल बनाया गया है। और आज उत्तराखंड में भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। CM पुष्कर धामी ने विभागों का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री ने गृह और राजस्व समेत 15 विभाग अपने पास रखे हैं, बाकी विभाग मंत्रियों में बांटे, जिनमें 4 मंत्रियों को बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, यशपाल आर्य को आबकारी मंत्री बनाया गया है, सतपाल महाराज को PWD मंत्री बनाया गया है, वहीं हरक सिंह रावत को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है, जबकि इन मंत्रियों के अन्य विभाग भी इनके पास ही रहेंगे। इनके अलावा बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, वंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद के पुराने विभाग उनके पास बरकरार रखे गए हैं। हालांकि इस बीच लंबे समय बाद राज्य को फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री भी ले जा रहा है, जो कोविड के वक्त लंबे वक्त से मांग हो रही थी, जिसकी अब धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल जानने PGI पहुंचे। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर्स से भी बात की। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी को देखकर कल्याण सिंह ने आंखें खोली और जब उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो कल्याण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया हल्की सी दी। कल्याण सिंह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में भर्ती हैं। उनकी हालत में मामूली सुधार होता नजर आ रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर है, मगर घूमने फिरने और बाहर निकलने के दौरान इतनी गंभीर लापरवाही हो रही है कि कोरोना फैलने का खतरा फिर से मंडरा रहा है। पहाड़ों पर तो सैलानियों का सैलाब आ गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने पहाड़ों पर लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर अब चेतावनी जारी की है। शिमला की मॉल रोड हो, धर्मशाला की पगडंडियां या फिर मनाली के बाजार हो, जहां तक नजर जाती है लोगों की भीड़ नजर आती है। ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने का अब तक दावा नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोग घूमने के लिए निकल पड़े। नतीजा, पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ लग गई। दावा किया गया कि अकेले जून के महीने में हिमाचल घूमने वालों का आंकड़ा करीब 7 लाख पहुँच गया। आफ्टर लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे, घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो कुछ मन किया कि चले। कोरोना की वजह आप पूछ रहे हो, कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले बाहर। दावा किया गया कि कोरोना से पहले हिमाचल घूमने वालों की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पिछले साल महज 32 लाख सैलानी ही हिमाचल पहुंचे। इस साल मई 31 तक 13 लाख टूरिस्ट हिमाचल घूमकर लौटे थे, लेकिन पाबंदी हटते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी और जून में इस आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हुआ और जून में 7 लाख सैलानी हिमाचल घूमने पहुंचे। कोविड की मार पड़ी है, वो जो हमारा पर्यटक यहाँ पर हमारी स्टेट में आता था, इस पे काफ़ी जो इफेक्ट पड़ा था। अगर मैं पिछले सालों की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारी स्टेट के अंदर आता था, परंतु पिछला जो पहला वर्ष था जिसमें कोविड का प्रकोप बहुत भारी मात्रा में देखा गया था, हमारे यहाँ जो पर्यटकों की आमद हुई थी वो लगभग 32 लाख के करीब थी। हिमाचल में कारोबार और कामकाज के मौके फिर से बढ़ने से राहत तो मिली, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लेकिन कोरोना के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कैसे कर दिया जाए। हजारों जिंदगियों को कोरोना का निवाला बनते देख चुके लोगों को इसका कोई असर होता नहीं दिखता। घूमने के लिए निकले लोगों की तादाद कितनी है, इसकी गवाही तो सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन और जाम भी दे रहा है। मास्क भी लगाकर चल रहे हैं, भीड़ से भी बच के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हो, ना भीड़ को मान रहे हैं, ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है अभी। किसी तरह का कोई डर? हाँ, डर तो है जी, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कोरोना पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक डर तो है ना। हमने इसीलिए हम यहाँ सैटरडे के आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ 2 दिन आया नहीं, सैटरडे संडे की, मंडे को थोड़ा रश कम होगा फिर जाएंगे। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी है कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता है तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में भीड़ की तस्वीरें दिखाई।
साथ ही शिमला और मनाली में पर्यटन के नाम पर भीड़ बढ़ने और नियमों को ताक पर रखने के मुद्दे पर हिमाचल सरकार को चिट्ठी भी लिखी। कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। सैलानियों के आने से कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही आफत भी बढ़ा रही है। घूमने पहुंचे लोग न ही मास्क सही तरीके से लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। होटल चलाने वाले दावा करते हैं कि वो सारे नियमों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सैलानियों की लापरवाही खुले आम दिखती है।